हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इससे ये पता लगता है कि जो हमारी किडनीज़ हैं वो कितना अच्छा काम कर रही हैं, अपना काम पूरी तरह से कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं। दोस्तों, हमारी जो किडनीज़ होती हैं ना, वो जिस यूनिट से मिलकर बनती हैं, जिस इकाई से मिलकर बनती हैं, उसका नाम होता है ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस जो है ये एक तरह का फ़िल्टर होता है, मतलब एक तरह की छन्नी होती है। किस तरह से इसमें अपना काम होता है? दोस्तों, ग्लोमेरुलस का काम होता है कि जो हमारे ब्लड में घुले हुए टॉक्सिक विषैले पदार्थ हैं, जो कि बिल्कुल हानिकारक केमिकल्स हैं या जो कि वेस्टफुल पदार्थ हैं ना, उन सबको ब्लड से निकाल देना। तो कैसे होती है ये वाली प्रोसेस? दोस्तों, जो किडनी की इकाई हुई ग्लोमेरुलस, उसमें से ब्लड छनता है। और जब ब्लड छनता है तो जो भी ब्लड में उपस्थित एक्स्ट्रा वाटर है वो भी छन जाता है, और जो ब्लड के अंदर टॉक्सिक पदार्थ हैं, सारे वेस्टफुल चीज़ें हैं, ये सब भी छन जाती हैं और क्या बनाती हैं? यूरिन। और वो यूरिन फिर हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर को सारे के सारे विषैले पदार्थों से, टॉक्सिक पदार्थों से निजात मिल जाती है, उनसे हम बच जाते हैं। तो फिर होता क्या है कि अगर हमारी किडनीज़ ठीक से काम कर रही हैं, फिर तो ये प्रोसेस ठीक से चलती रहती है। लेकिन अगर हमारी किडनीज़, मतलब हमारे गुर्दे, किसी भी वजह से अगर डैमेज हो रहे हैं, मतलब उनमें कोई बीमारी ऐसी हो रही है कि वो ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये जो फ़िल्ट्रेशन वाली प्रोसेस है, जो ब्लड को छानने वाली प्रक्रिया है ना, ये फिर जितनी तीव्र गति से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पाती, स्लो हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि अब जो फ़िल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाता है। मतलब ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट जो जीएफआर है वो कम हो जाता है। तो अगर ब्लड ठीक स्पीड से नहीं छनेगा तो उससे क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिक पदार्थ जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि फिर अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। जीएफआर का जो टेस्ट होता है, जो जीएफआर का ब्लड टेस्ट होता है, मैंने बताया था, वो डायरेक्टली किया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो फिर क्या है कि एक दूसरा टेस्ट किया जाता है जिसका नाम होता है एस्टिमेटेड जीएफआर, मतलब ईजीएफआर, जिसके बारे में ये वाला वीडियो है। तो ईजीएफआर जो है वो सरलता से किया जा सकता है और उसमें बिल्कुल एक्यूरेट ये पता लग सकता है कि आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, मतलब जिस दर से जो ब्लड है वो छन करके टॉक्सिक पदार्थों को निकाल पा रहा है, वो कितना है। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है डॉक्टर्स को ये समझने में कि आपकी जो किडनीज़ हैं वो ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ये जो ईजीएफआर है, इसका पता करने के लिए, इसको निकालने के लिए एक टेस्ट की ज़रूरत होती है जिसका नाम होता है क्रिएटिनिन। इसका नाम शायद आपने सुना होगा कि मतलब सीरम में, आपके ब्लड में क्रिएटिनिन कितना है। क्रिएटिनिन क्या होता है? ये एक तरह से वेस्ट पदार्थ ही है जो कि आपकी मसल्स के अंदर टूट फूट से बनता है। और क्रिएटिनिन कितना है, ये चीज़ अगर हमें पता है तो फिर हम एस्टिमेटेड जीएफआर निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ और चीज़ें भी पता होना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पेशेंट की एज पता होना इंपॉर्टेंट है, पेशेंट का जेंडर पता होना इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की हाइट कितनी है, पेशेंट का बॉडी वेट कितना है, पेशेंट का बॉडी टाइप कितना है। ये सब चीज़ें जब पता होती हैं तो फिर क्रिएटिनिन के साथ एक फार्मूला होता है जिससे कि एस्टिमेटेड जीएफआर, मतलब ईजीएफआर की वैल्यू निकाली जा सकती है। और उस वैल्यू से पता लग सकता है कि किडनीज़ ठीक काम कर रही हैं या किसी किस्म की किडनी प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है। दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों, ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि ईजीएफआर जो है इसकी वैल्यू एक और चीज़ से निकाली जा सकती है क्रिएटिनिन के अलावा। उसका नाम है सिस्टैटिन सी। सिस्टैटिन सी भी एक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी की सेल्स बनाती हैं। तो अगर सिस्टैटिन सी का अमाउंट पता है तो उससे भी फार्मूला होता है जिससे कि ईजीएफआर की वैल्यू निकाली जा सकती है। कई सारे लोगों को लगता है, डॉक्टर्स को, कि सिस्टैटिन सी वाला जो फार्मूला है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों? सिस्टैटिन सी एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर की कोशिकाएं बनाती हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आ जाती है ना, ध्यान से समझिएगा कि सिस्टैटिन सी का जो लेवल है, वो हमारी एज से अफेक्ट नहीं होता, या हमारे अंदर कितना मसल मास है, कितनी मांसपेशियाँ हैं, उससे अफेक्ट नहीं होता, या हम किस तरह की डाइट खा रहे हैं उससे अफेक्ट नहीं होता। क्रिएटिनिन का जो लेवल है ना, वो इन चीज़ों से अफेक्ट हो जाता है। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है तो क्रिएटिनिन का अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। सिमिलरली, अगर आपकी मांसपेशियाँ ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तब भी ज़्यादा हो सकता है, या अगर आपकी एज ज़्यादा है तब भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन सिस्टैटिन सी इन सब चीज़ों से अछूता रहता है। तो बहुत सारे रिसर्चर्स को लगता है कि सिस्टैटिन सी ज़्यादा बेटर है ईजीएफआर निकालने के लिए, बट इन जनरल दोनों ही ठीक हैं, दोनों से निकाला जाता है। क्योंकि ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो क्रिएटिनिन वाले फार्मूले से हम ईजीएफआर निकाल रहे हैं तो उसमें हम बाकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र तो रख ही रहे हैं ना। उसके फार्मूले में एज भी आ रही है, बॉडी वेट भी आ रहा है, आपका जेंडर वगैरह भी आ रहा है, बॉडी टाइप भी आ रहा है। तो इन जनरल बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आती है। किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि ईजीएफआर निकालने के लिए क्रिएटिनिन वाला भी तरीका यूज़ किया जाता है और सिस्टैटिन सी वाला तरीका भी यूज़ किया जाता है। अब मैं आगे बात करना स्टार्ट करता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ईजीएफआर की, और इससे क्या क्या चीज़ें हमें किडनी के बारे में पता लग सकती हैं, किन लोगों को कराना चाहिए, किस तरह से कराना। मन
में सवाल उठ रहा होगा कि ईजीएफआर टेस्ट कराने की आवश्यकता किसको पड़ती है, और ये बिल्कुल सही सवाल है। क्या होता है कि जो अर्ली स्टेज किडनी डिसीज़ है ना, मतलब कि जो किडनी की बीमारी शुरुआती अवस्था वाली होती है, उसमें सिम्टम्स के लक्षण पैदा हों ये ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर केस में नहीं पैदा होते। तो फिर क्या होता है कि अगर पेशेंट है जिसके अंदर की अर्ली स्टेज किडनी डिसीज़ डेवलप हो रही है, लेकिन उसे पता नहीं लग पाएगा क्योंकि उसे कोई लक्षण ही नहीं आ रहा है, ऐसे में फिर ये वाला जो टेस्ट है इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि फिर इस टेस्ट के ज़रिए पता लग जाएगा कि किडनीज़ ठीक से काम नहीं कर रही हैं, ब्लड ठीक से फ़िल्टर नहीं हो रहा है, मतलब कि फ़िल्ट्रेशन की जो रेट है वो कम हो गई है। तो जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या जिन लोगों को डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, उनके अंदर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं किडनी डिसीज़ डेवलप होने के। या जिन लोगों को ओबेसिटी है, ओबेसिटी का मतलब कि बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है, उसमें भी फिर रिस्क ज़्यादा हो जाता है कि किडनी डिसीज़ पैदा हो सकती है। या जिन लोगों को फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट फेलियर वगैरह की कंडीशन है, उनमें भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि किडनी डिसीज़ डेवलप हो सकती है। जिन लोगों की एज ज़्यादा है, मतलब जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो वृद्ध लोग हैं, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि किसी भी तरह की किडनी डिसीज़ पैदा हो सकती है। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिसीज़ की, या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की, या हार्ट की प्रॉब्लम्स की, या डायबिटीज़ की, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि किडनी डिसीज़ डेवलप हो जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग तरह की। तो ऑटो इम्यून जो डिसीज़ेज़ होती हैं, ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ वो होती हैं जिनमें कि हमारी बॉडी की अपनी इम्यून सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं, तो कई बार किडनी को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इससे भी किडनी डिसीज़ जो है वो पैदा हो सकती है। कई बार क्या होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की हैबिट होती है, या कि बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने की हैबिट होती है। ये सब चीज़ें भी किडनी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती हैं, और किडनी डिसीज़ पैदा करने के लिए अपने आप में इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो जिन लोगों के अंदर भी इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर हैं, तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा ये होता है कि हाँ, किडनी डिसीज़ अगर होने वाली है तो पहले से ही पता लग जाए तो वो हेल्थ के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर्स अपने मन में रखते हैं कि जिन लोगों के अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं उनके अंदर एक बार ईजीएफआर टेस्ट करा करके देख लें, ताकि ये पता लग जाए कि इसकी वैल्यू ठीक ठाक रेंज में आ रही है, तो इसका मतलब कि सब ठीक है, अदरवाइज़ फिर कुछ ना कुछ एक प्लान स्टार्ट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि किडनी डिसीज़ पैदा हो चुकी होती है, वो थोड़ी-सी आगे की स्टेज में पहुँच गई होती है, तो फिर अब उसकी वजह से क्या है कि सिम्पटम्स या लक्षण भी आ रहे होते हैं। तो ऐसे में तो फिर एक बार करा के देखना ही होता है ईजीएफआर टेस्ट की वैल्यू कितनी है, किडनी को कितना डैमेज हो चुका है, किडनी डिसीज़ जो है वो किस श्रेणी तक पहुँच चुकी है। तो क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं लेट स्टेज किडनी डिसीज़ के? ऐसा हो सकता है कि यूरिन बहुत ज़्यादा बार पास करना पड़े, यूरिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, बार-बार जाना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि पूरी बॉडी में ना स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, हाथों में, पैरों में, एड़ियों में, चेहरे पे कहीं पर भी सूजन आ जाए बॉडी में। ऐसा हो सकता है कि भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नौज़िया हो जाए, नौज़िया मतलब कि वॉमिटिंग आने की टेंडेंसी होना, या ऐसा हो सकता है कि वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाए। जब भी हमारे ब्लड में कभी भी इस तरह के जो पॉइज़नस सब्सटेंसेस हैं, जो कि हमारी बॉडी बनाती है, वो जब अगर बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएँगे ना, तो उनकी टेंडेंसी फिर ये होती है कि शरीर में नौज़िया वगैरह डेवलप हो जाएगा, वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाएँगी। साथ-साथ क्या हो सकता है कि मसल्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि फटीग बहुत ज़्यादा हो गई, हमेशा टायर्डनेस बनी रहती है, ये भी अपने आप में एक सिम्पटम होता है लेट स्टेज किडनी डिसीज़ का। और एक चीज़ होती है कि अगर बॉडी के अंदर ये टॉक्सिक पदार्थ का लेवल ज़्यादा हो जाए ब्लड में, तो उससे क्या होता है कि हमें शरीर पे इचिंग स्टार्ट हो सकती है, खुजली स्टार्ट हो सकती है, और हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है, बहुत ज़्यादा रूखी त्वचा हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें लगभग ये बताती हैं कि जो भी किडनी डिसीज़ है वो थोड़ी-सी आगे एडवांस्ड स्टेज में पहुंच गई है। तो अगर ऐसे इनमें से कोई भी लक्षण अगर आ रहा है, फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर से मिलने की और उनको बताने की, क्योंकि अगर ये लक्षण एडवांस किडनी डिसीज़ की वजह से ही है, फिर तो ईजीएफआर करा के देखना ही है कि वैल्यू कितनी आ रही है, किडनीज़ जो हैं वो कितनी एफिशिएंसी के साथ में आपके खून को छान पा रही हैं, खून के अंदर से वो टॉक्सिक पदार्थों को निकाल के यूरिन बना पा रही हैं। आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि अगर ईजीएफआर की वैल्यू बिल्कुल ठीक-ठाक है, बिल्कुल रेंज के अंदर है, तो क्या इसका मतलब कि मेरी किडनी में कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, ऐसा पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी किडनी में कुछ-कुछ प्रॉब्लम पैदा होना स्टार्ट हो गई हो, जिसकी वजह से आपके यूरिन में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा हो, मतलब कि प्रोटीन जो है वो शरीर से ज़्यादा यूरिन के ज़रिए निकल रहा हो, या आपकी किडनी में कोई अगर फिज़िकल डैमेज भी हो गया है, तो हो सकता है कि इन कंडीशंस में ईजीएफआर की वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल आए। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर यूरिन से प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, तो डॉक्टर से तो मिलना ही होता है। डॉक्टर्स फिर असेस कर लेते हैं कि ऐसा किस वजह से हो सकता है, और उस कारण को दूर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी शुगर ठीक से मैनेज ना चल रही हो, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा चल रहा हो, या आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, तो डॉक्टर्स देख देख लेते हैं और उसका उसी हिसाब से आपको इलाज बता देते हैं, ताकि वो चीज़ जो है कंट्रोल में आ जाए। ईजीएफआर टेस्ट करने के लिए ब्लड का सैंपल लिया जाता है, और कोई खास स्पेशल प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं होती। बस यही होता है कि हाँ, कुछ घंटे पहले तक कुछ भी खाना-पीना नहीं है, फास्टिंग रहना है, और बस ब्लड से सैंपल निकालते हैं और फिर इसकी वैल्यू आती है। अब इसमें ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो वैल्यू है
उसे पता क्या लगता है कि आपको किडनी डिसीज़, एक तो ये पता लग सकता है कि किडनी डिसीज़ नहीं है। अगर किडनी डिसीज़ है तो ये पता करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किडनी डिसीज़ कौन सी स्टेज में चल रही है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, 3 है, 4 है, कौन सी स्टेज है। अब मैं आगे बात करूँगा कि अगर जो भी वैल्यू आती है ईजीएफआर की, उससे क्या पता लग सकता है कि आपकी किडनी डिसीज़ की स्टेज कौन सी है। अगर ईजीएफआर 90 या उससे ज़्यादा है तो फिर ये नॉर्मल रेंज के अंदर है। इसका मतलब क्या होता है कि किडनीज़ बिल्कुल अपना नॉर्मल काम कर रही हैं। और इसमें देखो सम साइंस, मतलब कि कुछ एक साइंस ऐसे हो सकते हैं जिससे कि ये पता लगे कि किडनी में कुछ एक प्रॉब्लम शायद चल रही हो, जैसे कि यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा एक्सक्रीट हो सकता है या किडनी में कुछ एक फिजिकल डैमेज हो सकता है। तो अगर ये वाली रेंज में है और अगर ऐसी कोई भी वैल्यू आ रही है, अगर मतलब यूरिन में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है या कुछ भी ऐसा है कि किडनी में फिजिकल डैमेज है, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए ताकि वो अलग अलग टेस्ट करा करके देख लें, समझ लें कि किडनी के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, यूरिन में प्रोटीन का अमाउंट क्यों ज़्यादा आ रहा है, या अगर फिजिकल डैमेज है किडनी में तो किस तरह का है। इस स्टेज को हम स्टेज 1 किडनी डिसीज़ भी कहते हैं। अब आती है दूसरी बात कि अगर ईजीएफआर की जो वैल्यू है वो 60 से लेकर के 89 है, मतलब 60 से लेकर के अगर 89 के बीच में है, तो ये स्टेज 2 किडनी डिसीज़ कही जाएगी। इसमें क्या है कि माइल्ड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन हो गया है, मतलब कि किडनी के फंक्शन का थोड़ा सा लॉस हो गया है और साइंस ऑफ किडनी डैमेज दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि यूरिन में जैसे प्रोटीन का अमाउंट है तो वो थोड़ा सा ठीक ठाक होगा, या जो भी किडनी डैमेज के अगर साइंस क्लिनिकल दिखाई पड़ रहे हैं तो वो ठीक ठाक से दिखाई पड़ेंगे। और अगर ये वाली कंडीशन है, मतलब अगर ईजीएफआर जो है वो इस रेंज में आ रही है 60 से 89 के बीच में, तो फिर एक बार अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है ताकि डॉक्टर्स ठीक से असेस कर सकें कि जो किडनी में डैमेज होना स्टार्ट हो गया है उसे हम कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं, उसे हम कैसे उस जगह पर रोकने की कोशिश करें। अगली चीज़ आती है कि अगर ईजीएफआर की वैल्यू 45 से 59 के बीच में है, मतलब 45 से 59 के बीच में है, तो इसका मतलब हो गया कि अब किडनी में जो किडनी के फंक्शन का लॉस है ना, वो करीब-करीब मॉडरेट लॉस तो हो गया है। मतलब कि ठीक-ठाक लॉस है किडनी के फंक्शन में, और इस स्टेज को हम स्टेज 3A कहेंगे। इसमें ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि अब जो किडनी की बीमारी के सिम्पटम्स आना स्टार्ट होते हैं, वो कुछ सिम्पटम्स भी देखे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ-पैरों में कहीं पे भी स्वेलिंग आ जाना ज़्यादा, एंकल्स पे, एड़ियों पे, अपने चेहरे पे, रिस्ट पे, कहीं पे भी स्वेलिंग आ सकती है। यूरिन हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बार पास करने जाना पड़ रहा हो, ज़्यादा अमाउंट में यूरिन पास हो रहा हो। कहीं पर भी बैक में पेन वगैरह हो रहा हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ जो है किडनी की जो प्रॉब्लम की संभावना दिखाती है, वो चीज़ें, वो लक्षण देखे जा सकते हैं मरीज़ के अंदर। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक मरीज़ में जो इस स्टेज में है 3A में उनमें लक्षण देखे जाएँगे, लेकिन हाँ, लक्षण देखे जा सकते हैं। अब आती है अगली स्टेज जिसमें कि ईजीएफआर की वैल्यू 30 से लेकर 44 के बीच में आ गई है। इसे हम स्टेज 3B कहेंगे और इसमें लक्षण कुछ ना कुछ देखे जाएँगे कि किडनी डिसीज़ पैदा हो गई है। जो भी मैंने लक्षण बताए थे, तो उनमें से कोई भी एक या अधिक लक्षण देखे जा सकते हैं मरीज़ के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब पेशेंट के अंदर जो किडनी के फंक्शन हैं, उनका मॉडरेट से सीवियर लॉस हो चुका है। मतलब कि अब किडनी ठीक से काम अपना नहीं कर पा रही है। अब आती है अगली स्टेज जिसमें कि ईजीएफआर की वैल्यू 15 से 29 के बीच में हो सकती है, 15 से 29 के बीच में, और इस स्टेज को हम बोलेंगे स्टेज 4 किडनी डिसीज़ ये बता रही है। इसमें क्या है कि इसमें किडनी के जो फंक्शंस हैं उनका तो सीवियर लॉस हो ही चुका है कि अब किडनीज़ ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, और सिम्पटम्स भी हैं मरीज़ में, लक्षण भी हैं, और किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं। इसकी वजह से जो लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम्स पैदा होना स्टार्ट हो जाती है ना, जो कॉम्प्लिकेशंस आप कह सकते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस भी मरीज़ में देखे जाते हैं। किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अगर किडनीज़ ठीक से काम नहीं करती हैं तो एनीमिया होता है, तो पेशेंट्स में एनीमिया देखा जा सकता है, मतलब कि खून के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी देखी जा सकती है। बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि जो बोन डिसीज़ेज़ पैदा होती हैं, किडनी ठीक से काम ना करे उस तरह से, तो वो बोन डिसीज़ेज़ देखी जा सकती हैं कि कैल्शियम का अमाउंट कम हो गया, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, इस तरह की चीज़ें। पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि किडनीज़ का एक रोल होता है ब्लड प्रेशर को भी संतुलित रखने में। तो अगर किडनी डिसीज़ एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है तो फिर ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल्ड सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो ये सारे के सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है किडनी डिसीज़ के, वो इस रेंज वाले ईजीएफआर में देखे जा सकते हैं 15 से 29 के बीच में, और इसे हम स्टेज 4 कहते हैं। अब आती है लास्ट वाली स्टेज की बात, जिसमें कि ईजीएफआर की वैल्यू जो है वो 15 से कम है, मतलब कि लेस दैन 15 है। और ये चूँकि लास्ट स्टेज है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किडनीज़ अपना काम अब बिल्कुल कर ही नहीं पा रही हैं। किडनीज़ में बिल्कुल भी एफिशिएंसी बची नहीं है अपना काम करने की। तो इस स्टेज में फिर पेशेंट की वो हालत हो जाती है, स्टेज 5 बोलेंगे इसे, इस स्टेज में कि पेशेंट को डायलिसिस कराने की नौबत ही रहती है, या किडनी ट्रांसप्लांट की बात होती है, क्योंकि किडनीज़ अपना काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर पा रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि अगर किसी का भी फर्स्ट टाइम जो ईजीएफआर है वो अगर 60 से कम आया है, तो फिर डॉक्टर्स तहकीकात करते हैं, समझते हैं कि किस वजह से ऐसा हो सकता है, क्या-क्या चांसेस हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं, और उसी के हिसाब से फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है। और ये भी कहते हैं कि हाँ 2 से 3 महीने में एक बार दोबारा से ईजीएफआर टेस्ट चेक करेंगे 3 महीने में, तो फिर देखते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। लेकिन अगर ईजीएफआर की वैल्यू ज़्यादा ही कम आई है, तब तो फिर ये होता है कि किडनी डिसीज़ पैदा कुछ ना कुछ हो चुकी है, फिर उसके हिसाब से ईजीएफआर जल्दी-जल्दी रिपीट करना पड़ सकता है।
मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पज़ ये है कि अगर किडनी डिसीज़ है या अगर रिस्क फैक्टर्स में आते हैं तो फिर ईजीएफआर सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म लगता है, लेकिन अब आप समझ पाए होंगे ना कि चीज़ क्या है, कि किडनी किस रेट से ब्लड फ़िल्टर करके टॉक्सिक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल रही है यूरिन बना के, वो चीज़ पता लगती है। तो ईजीएफआर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि अगर आपको ठीक से मालूम है ईजीएफआर के बारे में, तो फिर आप खुद हल्का सा एक मन में आपके कोरिलेशन बन सकता है ना कि आप कितनी एडवांस जगह पर हैं किडनी डिसीज़ के, और अगर मतलब पहुँचे भी हैं कि नहीं पहुँचे। अगर नहीं पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है, और आप अपनी किडनी की हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, ताकि रिस्क फैक्टर्स होने के बावजूद आप इतने अच्छे से ध्यान रख पा रहे हैं अपनी मेडिकल टीम के सहयोग से कि आपको किडनी डिसीज़ पैदा नहीं हो रही है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ईजीएफआर टेस्ट से ही पता लग जाएगा और डॉक्टर्स को कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स और भी ब्लड टेस्ट करा करके हमेशा देखते हैं कि किडनी की हेल्थ अंदर से कैसी चल रही है, मन में एक कोरिलेशन बनता है। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करा के देखा जाता है, आपके यूरिन के अंदर कितना प्रोटीन निकल रहा है वो चीज़ करा के देखी जाती है। एक चीज़ होती है कि माइक्रो एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, वो चीज़ करा के देखी जाती है। साथ साथ में आपका ब्लड प्रेशर कितना है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्लड के अंदर शुगर का अमाउंट कितना चल रहा है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किडनीज़ की फिजिकल हेल्थ देखने के लिए किडनीज़ की इमेजिंग स्टडी करके देखी जाती है, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन वगैरह हो गया। यूरिन टेस्ट करके देखा जाता है कि यूरिन के अंदर कोई एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं है, यूरिन के अंदर ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है, क्योंकि किडनी डिसीज़ अगर कुछ एक तरह की होती है जिनमें कि यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब ईजीएफआर अपने आप में एक हिंट तो बताती है कि क्या चीज़ चल रही है और किस स्टेज पर है, लेकिन साथ में और भी टेस्ट करा करके देखे जा सकते हैं, देखे जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, ये समझने के लिए कि ओवरऑल किडनी के अंदर क्या पिक्चर चल रही है। दोस्तों, इन जनरल किडनी की हेल्थ ठीक रखने के लिए आप किस किस तरह की चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में रख सकते हैं। देखो, अपना ब्लड प्रेशर आप हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश करो। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर की, तो डॉक्टर से मिलिए एक बारी और उनसे सारी की सारी बात करिए। अगर आपको ज़रूरत होगी ना, तो फिर आपको वो मेडिसिन्स वगैरह बताएँगे। मेडिसिन्स बिल्कुल सेफ़ होती हैं, वो लेनी चाहिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। क्योंकि अगर आपकी किडनीज़ को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से मिल रही है, तो फिर कई बार किडनीज़ अंदर से डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पैदा हो सकती हैं किडनी डिसीज़ वाली। तो बीपी कंट्रोल में रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ है कि आपकी जो बॉडी में शुगर है, जो आपके ब्लड में शुगर का अमाउंट है ना, वो भी कंट्रोल में रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि ब्लड में शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जो डायबिटीज़ में होता है, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में होता है। तो हमें अपने ब्लड में शुगर का अमाउंट भी ठीक रखना है। हमें अपनी डाइट ठीक रखनी है। हमें अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा नमक नहीं लेना, हमें अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स वगैरह नहीं लेने। अपनी डाइट हमें बैलेंस्ड रखनी है, जिसमें कि फ्रेश चीज़ें भी होनी चाहिए, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह होते हैं, हमें रखने चाहिए। अगर हमारे को कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसमें कि हमें इन चीज़ों की मनाही है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो बॉडी वेट है, उसे आप बिल्कुल एक ऑप्टिमाइज़्ड रेंज के अंदर रखने की कोशिश करिए। आपका जो बीएमआई है, वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, 25 से नीचे होना चाहिए। किडनी की हेल्थ ठीक रहे, इसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी किस्म का नशा-वशा ना करें। अगर आप टोबैको यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल हानिकारक हैं आपकी किडनी की हेल्थ के लिए। और एक चीज़ और ज़रूरी है कि आप कई बार होता है कि हम कुछ मेडिसिन्स लेते रहते हैं, और कुछ एक मेडिसिन्स का भी साइड इफ़ेक्ट होता है कि किडनी की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, किडनी की हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो आप जो भी मेडिसिन्स ले रहे हैं ना, और जिस फ्रीक्वेंसी पे ले रहे हैं, एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि कुछ एक मेडिसिन्स के अंदर ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा होता है कि किडनी की बीमारी पैदा हो सकती है, किडनी को डैमेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कई बार लोग पेन किलर्स लगातार लेते ही रहते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, कुछ भी जॉइंट्स में पेन है या कुछ भी इस तरह की हेडेक वगैरह ज़्यादा रहता है, तो अपने आप ही लेते रहते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि अगर कुछ एक रिस्क फैक्टर्स हैं पेशेंट को, तो फिर किडनी की प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। किडनीज़ हमारी बॉडी का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होती हैं। बहुत अलग-अलग किस्म के कामों को किडनीज़ करती हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ किडनी का काम होता है कि ब्लड से टॉक्सिक पदार्थों को निकालना, वो तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट काम। मैं क्या मना कर रहा हूँ, वो तो है ही। लेकिन साथ में किडनीज़ के और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, तो किडनी की हेल्थ ठीक रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईजीएफआर नाम ही सुन के थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है लोगों को। कई बार लगता है कि लोग इसमें घुसना नहीं चाहते कि कुछ कॉम्प्लेक्स ही है ये तो। मैंने आपको सिंपल करके बताने की कोशिश की है कि आपको आइडिया लगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो समझ में आया, अगर आप कनेक्ट कर पाएँ हैं, आपको लगता है किसी के साथ भी शेयर करके फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी फैमिली में कुछ इस तरह की बीमारियाँ हैं कि उन्हें चांसेस ज़्यादा हैं किडनी डिसीज़ होने के, या कि वो लोग जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं किडनी डिसीज़ डेवलप होने के, उन्हें तो बिल्कुल पक्की बात है, ये पता होना ही चाहिए कि ईजीएफआर की वैल्यू का क्या मतलब होता है। क्योंकि अगर उन्हें ये चीज़ ठीक से पता होगी ना, तो वो अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा कि नहीं, मेरी वैल्यू इतनी आई थी, अब मुझे ऐसे-ऐसे काम ठीक से करना है, डॉक्टर्स ने जो भी बताया है मुझे ये सारी की सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी है। मतलब खुद से पता लग पाता है ना, खुद से जब आपको अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी बीमारी की, आपकी रिपोर्ट्स की, तो आप हमेशा ना ज़्यादा अच्छे मरीज़ बन पाते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रख पाते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से अपने डॉक्टर्स की बात मान पाते हैं।
डॉक्टर्स को भी हमेशा ऐसे मरीज़ को ट्रीट करना ज़्यादा सिंपल भी होता है, ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है, जो मरीज़ अपनी बीमारी के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग भी रखे, ठीक-ठाक अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ वो गूगल वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं, ठीक-ठाक अंडरस्टैंडिंग भी रखे और डॉक्टर के साथ मिल कर के जो भी हेल्थ केयर के डिसीजंस होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर पाए। थैंक यू सो मच।